ओके। तो बच्चों आज तो हम लैपटॉप से ले रहे हैं अपनी क्लास। थोड़ा सा इशू था लाइट को लेकर के। एक लाइट ब्लिंक कर रही थी तो पूरी तरह से बोर्ड पर नहीं जा रही थी लाइट। तो अगर कोई दिक्कत हो जो हम बोल रहे हो तो आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, ठीक है? तो आज आपकी आवाज़ हम सुन पाएंगे आराम से। अच्छा, लास्ट टॉपिक जो रिवीजन के लिए था, तो उसमें हम लोगों ने जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो में मैंने आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह तक बता दिए थे। तो आज हम लोग एक ब्रेकडाउन की बात करते हैं। ब्रेकडाउन बात करेंगे, और ब्रेकडाउन में एक हम लोग खास तौर से जो ब्रेकडाउन होता है उसकी बात हमें करनी है। जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है? आपको स्क्रीन दिख रही है सभी लोग को? यस सर। ओके, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं, आई थिंक। ओके, सो जेनरल ब्रेकडाउन। देखो, एक तो ब्रेकडाउन हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में जो मैकेनिज्म होती है वो इस तरह से होती है कि एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा जो डायोड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो, होता क्या है, जैसे हमारे पास एक डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, और पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है। अब पोटेंशियल बैरियर में पॉजिटिव नेगेटिव आयन, इधर मान लो नेगेटिव आयन, इधर पॉजिटिव आयन है। आपने इसको रिवर्स बायस में जोड़ दिया तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी को जोड़ दिया नेगेटिव से, एन को जोड़ दिया पॉजिटिव से, तो ये पूरा अरेंजमेंट रिवर्स बायस का हो गया। आप क्या कर रहे हो कि इसकी जो रिवर्स बायसिंग है, ये रिवर्स बायसिंग बढ़ाते जा रहे हो। जो रिवर्स बायसिंग आप बढ़ाते जाओगे तो इधर नेगेटिव आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और ये प्रोसेस लगातार हमारा चलता रहेगा। इस प्रोसेस में कभी कोई कमी नहीं आएगी, लगातार इसकी ब्रॉडनेस बढ़ती जाएगी, इधर चौड़ा होता जाएगा, इधर चौड़ा होता जाएगा। लेकिन जो पी टाइप में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन हैं, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी के हैं, और जो एन टाइप में होल्स हैं, इनको एक धक्का मिलेगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये होल्स इधर धक्का खाएंगे, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर धक्का खाएंगे। तो इन धक्कों की वजह से ये सब इसको बैरियर को पार करके जाना शुरू कर देते हैं। ऐसे होल इधर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो एक बहुत छोटी सी करंट यहाँ फ्लो करती है जिसको कि हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। आप देख रहे हो, नॉर्मली ये जो करंट होती है इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ माइक्रो एम्पियर से लेकर के कुछ नैनो एम्पियर तक का होता है। इसका जो ऑर्डर होता है, बहुत छोटी सी करंट होती है ये। जस्ट मिनट, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा होता है, जब आपने इसका पोटेंशियल इस तरह से काफी बढ़ा दिया, रिवर्स पोटेंशियल आपने यहाँ काफी बढ़ा दिया, तो इन जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से एकदम से ये बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम से स्पीड के साथ मूव करेगा, रास्ते में टकराएगा कुछ आयनों से, वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, फिर टक्कर मारेगा, फिर आयन इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। और इस तरह से इन टक्करों की वजह से आप देखो, ये जो ब्रांचिंग देख रहे हो, ये ब्रांचिंग क्या दिखा रही है कि धीरे धीरे टक्करों की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आगे बनते चले जा रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में एकदम से इस इलाके में पोटेंशियल बैरियर के रीजन में इतनी ज्यादा टक्करें हो जाती हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब इस सिरे पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप रिवर्स सैचुरेशन करंट में देखो तो यहाँ पर एकदम से करंट बढ़ने शुरू हो जाती है। तो ये करंट, इस डायरेक्शन में करंट का मतलब है रिवर्स करंट। और ये हमारा जो वोल्टेज लगा रहे हो, ये रिवर्स वोल्टेज है जो यहाँ पर आपने अप्लाई किया है। तो एक पर्टिकुलर, एक खास वोल्टेज पर ऐसा होता है जिसको कि हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट नैनो एम्पियर की रीजन में थी, वो एकदम से मिली एम्पियर के रीजन में पहुंच जाती है। तो इस
पर्टिकुलर घटना को हम अवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? रिवर्स सैचुरेशन करंट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना ब्रेकडाउन कहलाता है। अगर इस बढ़ने के दौरान कोलिजन वाला यानी सेकेंडरी एमिशन का प्रोसेस काम देता है, अगर इस बढ़ने में सेकेंडरी एमिशन का प्रोसेस काम दे रहा है, देन इट इज कॉल्ड द एवलांच ब्रेकडाउन। एक दूसरा ब्रेकडाउन होता है जिसको कि हम लोग देखते हैं, दैट इज द जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है ये एक तरह का आप मान सकते हो नॉन डिस्ट्रक्टिव ब्रेकडाउन है। यानी कि इस ब्रेकडाउन में भी हमारी रिवर्स करंट, जैसे यहाँ पर है रिवर्स करंट बढ़ेगी, लेकिन वो रिवर्स करंट इस तरह से इस मैकेनिज्म से नहीं बढ़ेगी कि हमारा जो डायोड है वो नष्ट हो जाए। यहाँ डायोड क्यों नष्ट हो जाता है? कारण ये है कि इस बात तो कोई गारंटी नहीं है कि टक्कर कहाँ पर हो जा करके, टक्कर कहीं पर भी हो सकती है, टक्कर किसी भी हिस्से से हो सकती है। आपके पास एटम यहाँ पर है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, उन एटमों में टक्कर हो रही है, तो एटम के इनर पार्ट से आपके इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट हो रहे हैं, ये हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं। कोई एटम है, उसके के सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया या उसके एम सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया आउटर मोस्ट के अलावा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। हीट वगैरह लॉस होती है, जिस हीट की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट के करीब पहुंच जाती है हीट। तो ये सारी मैकेनिज्म होती है एवलांच ब्रेकडाउन में, लेकिन जेनेट ब्रेकडाउन में ऐसा नहीं होता है। वहां पर जो करंट होती है वो करंट बढ़ती है रिवर्स सैचुरेशन करंट में, जो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन जो हमारा डायोड है वो डायोड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। आप सोचो कि डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो बच जाएगा डिस्ट्रॉय होने से। तो बस एक शर्त ये है कि करंट इतनी ज्यादा ना हो जाए कि वो इसके मेल्टिंग पॉइंट के करीब इसमें हीट जनरेट कर दे। तो वो जेनेट ब्रेकडाउन में हम लोग ख्याल रखते हैं कि जेनेट ब्रेकडाउन में इतनी करंट ना हो, लेकिन ब्रेकडाउन वहां पर होता है। देखो कैसे होता है यहाँ पर। इसको बनाने के लिए जेनर डायोड को बनाने का एक तरीका होता है। जेनर ब्रेकडाउन सब डायोड में नहीं होता, उसको बनाने के लिए हमें एक खास तरीके से अपना डायोड बनाना पड़ता है। एक डाटा नोट कर लो, जैसे 5 वोल्ट है, नॉर्मली 5 वोल्ट के अंदर जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो जेनर ब्रेकडाउन हो रहा है। और जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हायर वोल्ट पे होता है, 20 वोल्ट पर होता है, 80 वोल्ट पर, मतलब इस तरह से कुछ हायर वोल्टेज होते हैं। तो एक पहचान का तरीका ये भी है, कभी कभी क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लेते हैं कि 5 वोल्ट से नीचे कौन सा ब्रेकडाउन होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली हम लोग जेनरल ब्रेकडाउन को 5 वोल्ट या छोटे वोल्ट पर वही होता है। हैवियर वोल्ट पर ज्यादा रिवर्स बायस लगा दोगे तो कौन सा ब्रेकडाउन होगा? एवलांच ब्रेकडाउन। इसका मतलब ये भी है कि अगर जेनरल ब्रेकडाउन वाली मैकेनिज्म हो रही है कहीं और आपने बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दिया, तो जेनरल ब्रेकडाउन के बाद उसमें एवलांच ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। तो देखो जेनरल ब्रेकडाउन बनाते कैसे हैं। जेनरल ब्रेकडाउन के लिए जेनर डायोड बनाना पड़ेगा। तो जेनर डायोड एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा होता है, बस क्या खास बात होती है कि जो उसके अंदर डोपिंग लेवल है, ये हमेशा ध्यान रखना, डोपिंग लेवल बहुत ज्यादा होती है। तो जेनर डायोड में डोपिंग लेवल जो होती है आप मान सकते हो 1000 गुना ज्यादा होती है नॉर्मल डायोड से। तो अगर हमारे पास एक नॉर्मल डायोड है तो उसकी तुलना में डोपिंग लेवल 1000 गुना या और भी ज्यादा उससे रख देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल, देखो भाई, अगर यहाँ आपने बहुत सारी इम्प्योरिटी एटम मिला दिए थोड़ी जगह पर, तो सारे इम्प्योरिटी एटम इस तरह से पास पास आ जाएंगे। जो आपने एल्युमिनियम मिलाया है, फास्फोरस मिलाया है, ऐसे ही इधर आपने अगर एल्युमिनियम मिला दिया है तो इस तरह से सारे एटम पास पास आ जाएंगे, क्योंकि आपने डोपिंग काफी की है। तो इससे फायदा ये होने वाला है कि जो एक्चुअल बैरियर है उसके इर्द गिर्द एक पतला सा रीजन इधर बन जाएगा और एक पतला सा रीजन यहाँ आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे, जैसे आपने यहाँ पर फास्फोरस मिलाया है, यहाँ बहुत सारे नेगेटिव आयन इकट्ठा हो जाएंगे जैसे एल्युमिनियम मिलाया है। तो होना ये है कि एक बहुत पतला सा रीजन यहाँ पर क्रिएट होगा, जिस रीजन में जो चार्ज हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन वो काफी ज्यादा होंगे। तो एक ऐसा रीजन यहाँ क्रिएट हो जा रहा है डोपिंग ज्यादा होने की वजह से, जहां पर रीजन तो पतला है, ये जो इलाका है कुछ माइक्रोमीटर का है, कुछ एंगस्ट्रॉम के लगभग का है, लेकिन जो वहाँ चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। तो इस हिस्से में इतने सारे चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है।
तो जेनर डायोड बनाते समय हम क्या करते हैं, पहली बात तो डोपिंग लेवल 1000 गुना से भी ज्यादा कर देते हैं नॉर्मल डायोड की तुलना में। इस डोपिंग के ज्यादा होने की वजह से डिप्लीशन रीजन जो होता है वो पतला होता है। डिप्लीशन रीजन में चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आपने क्या किया, इसको रिवर्स बायस जोड़ दिया। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो आपने एन को जोड़ दिया पॉजिटिव से और पी को जोड़ दिया निगेटिव से, इसको रिवर्स बायसिंग कह दिया। जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया तो वही काम फिर से हुआ, कुछ पॉजिटिव आयन की लेयर इसमें आकर के और जुड़ गई, इधर निगेटिव आयन की लेयर आकर के जुड़ गई, जैसा कि नॉर्मल रिवर्स बायसिंग में होता है। पहले ही यहाँ काफी ज्यादा चार्ज थे, इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा थी, रिवर्स वोल्टेज जोड़ने पर इसके अंदर और आयंस निगेटिव पॉजिटिव आयन आके जुड़ गए, तो इस हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है तो होता क्या है कि समझ लो, ऐसे समझो कि ये हिस्सा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है। यहाँ पर सेमीकंडक्टर है जो बॉन्ड बनाए हैं, पड़ोस के एटमों के साथ सेमीकंडक्टर इस तरह से बॉन्ड बनाए हैं। तो जो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है इस हिस्से की, वो इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच खींच के तोड़ तोड़ के लाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है और आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा देते हो, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अगल बगल के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को चीर के, टीयर आउट करके बाहर निकाल लेता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि सर्किट के अंदर एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इस ब्रेकडाउन में रिवर्स वोल्टेज बढ़ने का क्या कारण होता है? यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराते हैं जाकर के और फिर वहां से वो नए इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो नए निकाले जाते हैं वो बॉन्डों को तोड़ के निकाले जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए बॉन्ड कब बनते हैं। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं। जैसे ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तो इन्हीं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों में जब शेयरिंग होती है, इन्हीं के बीच में ही आपका बॉन्ड बनता है। तो अगर बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाला जा रहा है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला भी जा सकता है और समय होने के बाद, काम होने के बाद उसको वापस से भेजा भी जा सकता है। तो इस वजह से जेनर ब्रेकडाउन में जो टूट फूट हो रही है वो बॉन्डों में हो रही है, और बॉन्डों की टूट फूट को हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो बैटरी लगी हुई है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन मान लो आएंगे तो वो जहां जहां बॉन्ड टूटे उनको रिपेयर कर देंगे, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्ड तोड़ेगी, फिर से वो रिपेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रेकिंग और रिपेयरिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट भी बढ़ गई, साथ ही साथ हमारे डायोड के अंदर कोई परमानेंट नुकसान भी नहीं होता है। तो इस तरह से जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो जेनर ब्रेकडाउन नॉर्मल एवलांच ब्रेकडाउन से बिल्कुल उल्टा होता है। तो जहां पर इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कहाँ, एवलांच ब्रेकडाउन में सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, वो पूरा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है। तो इसीलिए आप इसको जब चाहे सर्किट के अंदर ब्रेक डाउन कराओ और जब चाहे सर्किट को ब्रेक डाउन से बाहर निकाल लो। देखो तरीका क्या है इसका। जैसे मान लो कि हमने कहा कि हमारा जनरल ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है, सपोज सपोज 6 वोल्ट है। यानी कि अगर आप डायोड कहीं लगाए हो, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, इस तरह से सिंबल होता है। तो अगर आपने कहीं जनरल ब्रेकडाउन लगाया है, डायोड लगाया है, तो अगर आपने इसके पैरेलल में 6 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज लगा दिया, तो सर्किट जो है वो इससे फ्लो होकर के करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगी। लेकिन अगर आपका वोल्टेज 5 वोल्ट है, 6 वोल्ट से कम है, तो इस सर्किट में ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो जो करंट जाएगी वो करंट इस रास्ते से नहीं जाएगी बल्कि इधर से चली जाएगी। तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है, हमारा जो डायोड होता है वो ऑफ होता है, मतलब उससे कुछ भी फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाता है, हमारा डायोड एक ऑन हो जाता है, एक ऑन रास्ता बन जाता है। अब एक सिंपल सा आइडिया समझ लो इसका, जो सिंपल सा आइडिया जिसको कि हम जनरल रेगुलेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है, यहाँ पर एक बल्ब है,
और इस बल्ब के जलने के लिए ज़रूरी है कि इसका वोल्टेज 6 वोल्ट से कम होना चाहिए। अगर 6 वोल्ट से ज़्यादा इसको पावर सप्लाई पावर वोल्टेज मिल गया, तो ये यहाँ से ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो आपने इसके समानांतर में इस तरह से एक जेनर डायोड जोड़ दिया, और जिस जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट मान लेते हैं। 6 वोल्ट से कम होना चाहिए, आपने 5 वोल्ट का डायोड लगा दिया। अब क्या हुआ, इधर से सप्लाई आ रही है, यहाँ सप्लाई आ रही है, और यहाँ से सप्लाई जो आ रही है वो मान लो 4 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, करंट आएगी, 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट मतलब ब्रेकडाउन नहीं होगा। ब्रेकडाउन नहीं होगा मतलब ये रास्ता ऑफ रहेगा। तो करंट आएगी, इसी रास्ते को फॉलो करते हुए बल्ब से होकर के यहाँ से इस तरह से करंट चली जाएगी। तो करंट के लिए ये डायोड है वो एक बंद रास्ता है, क्योंकि डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है और आपने वोल्टेज लगाया है 4 वोल्ट। अब क्या हुआ, मान लो अचानक यहाँ पे वोल्टेज 5.5 बढ़ हो गया, सपोज किसी वजह से। जब वोल्टेज 5.5 हो जाएगा, तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने का मतलब है ये रास्ता अब ऑन हो गया। ब्रेकडाउन में ऐसा होता है ना कि ब्रेकडाउन में ये करंट इस तरह से फ्लो कर सकती है। तो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट पर यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर सकती है। तो 5.5 वोल्ट पर जो करंट आएगी, वो करंट जब इस जगह पहुंचेगी तो उसके सामने दो रास्ते हैं कि बल्ब से जाए कि वो डायोड से जाए, क्योंकि बल्ब का रास्ता भी उसके पास है और डायोड का रास्ता भी खुल चुका है। करंट के साथ एक पॉसिबिलिटी क्या होती है, करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जहां रेजिस्टेंस कम हो। तो आप देख रहे हो कि ब्रेकडाउन होने के बाद जेनर डायोड के पास इतनी ज्यादा क्षमता होती है, इतनी अच्छी सी कंडक्टिविटी हो जाती है कि वो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा करंट को फ्लो करा सकता है। यानी कि जेनर डायोड एक बड़ा ही सुगम रास्ता है, ऐसा रास्ता जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो करंट जो होती है वो करंट यहां से आएगी, जस्ट लेट मी चेंज द कलर। क्या हुआ, करंट जो यहाँ पर होगी वो एक ऐसा रास्ता होगी, करंट इधर से आएगी और इस रास्ते को फॉलो करते हुए यहां से इस तरह से मूव कर जाएगी। कब, जब आपने वोल्टेज 5.5 कर दिया है, जो कि जनरल ब्रेकडाउन के ब्रेकडाउन वोल्टेज से काफी ज्यादा है। तो अब क्या हो रहा है, आप हो सकता है ये करंट अगर डायोड आप यहाँ ना लगाए होते तो ये करंट यहाँ से जाती और हो सकता है हमारे डायोड को नुकसान पहुंचा देती। क्योंकि हमने कहा है ना, हमारा बल्ब जो है, हमारे डायोड नहीं, हमारे बल्ब को नुकसान पहुंचा देती, क्योंकि हमने अपने बल्ब को कहा है कि 6 वोल्ट से कम वोल्टेज पर ही इसको काम करना है। हो सकता है 5.5 वोल्ट इसके लिए खतरनाक होता। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो जेनर डायोड एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अब सोचो, ये 5.5 वोल्ट है, इसको फिर से इसको नॉर्मल कर दिया हमने, 4 वोल्ट कर दिया। जैसे 4 वोल्ट करोगे तो देखो अब डायोड फिर से शिफ्ट हो गया, अब वो ब्रेकडाउन रीजन से पीछे चला गया। अब जब पीछे चला गया तो बहुत छोटी सी करंट को फ्लो करा सकता है, जो कि नैनो एम्पियर के रीजन की है। यानी कि ये रास्ता फिर से बंद हो गया। अब 4 वोल्ट की जो करंट होगी वो फिर से इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आपके बल्ब से होते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से अगर वोल्टेज बढ़ा तो ये डायोड ऑन हो जाएगा और उस बढ़ी हुई करंट को अपने से फ्लो करा करके आपके बल्ब को बचा लेगा। लेकिन अगर वोल्टेज फिर से नॉर्मल हुआ तो फिर से ये करंट इस रास्ते को बंद पाएगी और आपके बल्ब से होके जाएगी, तो आपका बल्ब यहाँ पर जलता रहेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज हमारा बदलता है, बढ़ता है, घटता है, वैसे वैसे हम अपने लोड को, यानी ये जो बल्ब है ये हमारा लोड है जहां हमें आउटपुट लेना है, तो हम उसी हिसाब से अपने लोड पर करंट कैसे आएगी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो जेनर डायोड का ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में जेनर डायोड लोड तक जाने वाली करंट को रेगुलेट करता है, उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को वोल्टेज रेगुलेशन नाम दिया जाता है। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना दूसरा हिस्सा, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में। देखो भाई, ट्रांजिस्टर के बारे में आपने ये पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, अगर हम बनाएं
जैसे ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, तो आपके पास यहाँ पर 3 टर्मिनल हो जाएंगे। देखो जैसे ये हो गया हमारे पास, तो एक हिस्सा ये हो गया एमीटर का, एक पतला सा हिस्सा जो यहाँ पर है ये हो जाएगा बेस का, और ये हिस्सा है कलेक्टर का। तो यहाँ से आप एक टर्मिनल निकाल दो, बेस से टर्मिनल निकाल दो, कलेक्टर से टर्मिनल निकाल दो, तो 3 टर्मिनल यहाँ पर आपके बाहर निकल आए हैं। अब ये है मान लो पी टाइप, तो कलेक्टर भी होगा पी टाइप, और जो बेस का हिस्सा होगा वो होगा एन टाइप। तो आप देखो यहाँ पर एक पीएन जंक्शन तो इस जगह बन रहा है बेस एमीटर जंक्शन पर, और एक पीएन जंक्शन यहाँ बन रहा है बेस कलेक्टर जंक्शन पर। तो ये असल में 2 पीएन जंक्शन हैं। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू बनाएं, जैसे पीएन जंक्शन कैसे बनाते थे, ये हमारा पी होता है और ये हमारा एन होता है ना। तो ये हमारा पीएन जंक्शन ऐसे बन गया। इसको बनाओ तो इसके लिए हमारे पास ये एन है और ये पी हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये है पी, एमीटर का पी, ये है बेस का एन, इधर भी एन इधर भी एन, और ये है कलेक्टर का पी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ट्रांजिस्टर है जिसमें 2 पी हैं, बीच में एन है, तो इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसा लग रहा है कि 2 पीएन जंक्शन डायोड हैं जो कि बैक टू बैक जुड़े हैं, मतलब इसका हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इस तरह से फ्रंट टू फ्रंट कह लो जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आप एनपीएन ट्रांजिस्टर भी बना सकते हो। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपको एमीटर लेना पड़ेगा एन टाइप का, कलेक्टर लेना पड़ेगा एन टाइप का, और बेस आपका हो जाएगा पी टाइप का। तो वो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इनको बाईपोलर जंक्शन डिवाइस भी कहा जाता है, बाईपोलर जंक्शन डिवाइस, या शॉर्ट फॉर्म में इसको नाम देते हैं बीजेटीज। क्यों इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, देखो यहाँ पर नाम सजेस्ट कर रहा है बाईपोल। बाई मतलब होता है 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पोल का मतलब है चार्जेस। तो इस तरह के जो जंक्शन डिवाइस है, जंक्शन डिवाइस क्योंकि यहाँ पर जंक्शन बनते हैं, इस तरह के जंक्शन डिवाइस में 2 तरह के चार्जेस अपना रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? इलेक्ट्रॉन और होल, होल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव। तो हम ट्रांजिस्टर को बाईपोलर जंक्शन डिवाइस क्यों कहते हैं, उसका कारण ये है कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है, जो भी करंट की प्रोसेस होती है, उस करंट की प्रोसेस को मतलब परफॉर्म करने के लिए हम 2 तरह के चार्जेस को यूज करते हैं, होल को भी इलेक्ट्रॉन को भी। इसीलिए इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसका उल्टा होता है, एक और तरह के ट्रांजिस्टर हम लोग बनाते हैं जिनको हम यूजेटीज कहते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में केवल यूनिपोलर, यूनि जंक्शन नहीं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर यूनि मतलब है 1 और पोलर मतलब है चार्ज। तो यहाँ पर करंट या तो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करती है या केवल होल की वजह से फ्लो करती है, दोनों का एक साथ कंट्रीब्यूशन नहीं आता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फेट्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो यूजेटी होते हैं, और आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ये जो होते हैं ये बीजेटीज होते हैं। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो एमीटर है उसकी खास बात क्या होती है। उसको एमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा आप डोपिंग, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे खासी डोपिंग कर देते हो। तो एमीटर्स में क्या होता है, डोपिंग लेवल ज्यादा होती है। डोपिंग लेवल ज्यादा होने की वजह से एमीटर में बहुत सारे चार्ज कैरियर्स रहते हैं। भाई डोपिंग कर दी ज्यादा तो मेजॉरिटी वगैरह सब वहां बढ़ जाते हैं, तो चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं। तो एमीटर काम होता है कि वो इन चार्ज कैरियर की सप्लाई करवाए। एमिट मतलब जैसे फैक्ट्री होती, जैसे फैक्ट्री से सप्लाई मेंटेन की जाती है। बिस्किट की फैक्ट्री है तो वहाँ बहुत सारे बिस्किट्स बनते हैं और फिर वो सप्लाई की जाती है। तो यहाँ चार्ज बन नहीं रहे हैं, बल्कि आपने डोपिंग ज्यादा करके यहाँ पर चार्ज काफी ज्यादा मुहैया करा रखे हैं। तो एमीटर काम है कि वो चार्जों की सप्लाई करे जो कि उसके पास काफी ज्यादा है डोपिंग ज्यादा होने की वजह से। अच्छा, फैक्ट्री से जब बिस्किट बना लिए गए तो फिर उनको हम मार्केट में भेजेंगे,
तो हमें उसको किसी गोडाउन में रखना होगा, किसी वेयर हाउस में रखना होगा। तो हमारे पास एक कलेक्टर होता है, जैसा कि नाम है कलेक्टर, कलेक्ट करना, जैसे गोदाम होता है ना उस तरह से। तो कलेक्टर की जो डोपिंग है उसको आप बहुत मतलब मीडियम रखते हो। अगर इसकी डोपिंग हाई है तो इसकी डोपिंग लो रहती है। अगर इसको ऐसे कहें डोपिंग यहाँ 2 यूनिट है तो इसकी डोपिंग 1 यूनिट होगी। तो एमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा, कलेक्टर की डोपिंग उससे कम। और इसका काम क्या है? कलेक्ट करना, जो चार्ज आ रहे हैं एमीटर से उसको कलेक्ट करना। अब फैक्ट्री को और गोदाम को आपस में हम जोड़ते कैसे हैं? तो यहाँ पर एमीटर और कलेक्टर को आपस में जोड़ने के लिए हम एक बेस को इस्तेमाल करते हैं। बेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, इसका एक आप मतलब समझ लो, ये एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्टिंग एमीटर एंड कलेक्टर। तो बेस का काम होता है एमीटर और कलेक्टर को जोड़ने के लिए आपस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए। और हमेशा हम देखते हैं कि एमीटर और कलेक्टर एक ही तरह के होते हैं, बेस जो होता है उसका नेचर अपोजिट होता है ना। यहाँ पर एमीटर भी अगर पी है तो कलेक्टर भी पी होगा, तो बेस एन का होगा। और अगर एमीटर एन है तो कलेक्टर भी एन टाइप का होगा, बेस आपका पी टाइप का होगा। तो इस तरह की पूरी यहाँ पर प्रोसेस होती है। अब कुछ चीजें यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे हम थोड़ा सा ब्रॉड करके डायग्राम बनाएं अगर यहाँ पर, तो ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में आपने कहा ये एन टाइप है, तो एन टाइप है, ये एक जंक्शन बन गया, यहाँ एक जंक्शन बन गया, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ओके, आपके पास जंक्शन बन गए। एन टाइप का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने बहुत सारे फास्फोरस मिलाए होंगे, तो फास्फोरस है तो यहाँ पर आपके पास फास्फोरस की पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाएगी। क्योंकि फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, तभी इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या में काफी ज्यादा होते हैं। तो एमीटर वो हिस्सा है जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है। अच्छा, पी टाइप रीजन में क्या होता है? पी टाइप रीजन जो है इसकी डोपिंग सबसे कम होती है। देखिए यहाँ डोपिंग की बात नहीं की, तो यहाँ जो डोपिंग होती है वो सबसे कम होती है, डोपिंग जो है वो लीस्ट होती है। एमीटर और बेस की तुलना में सबसे कम डोपिंग होती है। तो डोपिंग मतलब है पी टाइप कैसे बनता है? जब एल्युमिनियम मिलाया जाता है, तो आपने एल्युमिनियम कम मिलाया है, तो कम मिलाने की वजह से इधर निगेटिव आयन जो है वो कम है। ऐसे यहाँ पर भी निगेटिव आयन कम है। और यहाँ ये कलेक्टर का रीजन है, यहाँ आपने फास्फोरस उतने नहीं मिलाए जितने कि आपने एमीटर में मिलाए थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिटिव आयन रहेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव आयन उतने नहीं रहेंगे जितने कि हमारे क्या बात है, अच्छा, जितने कि हमारे यहाँ पर रह रहे थे उतने निगेटिव आयन नहीं होंगे जितने कि हमने यहाँ एमीटर में देखे हैं। तो अब यहाँ पर एक लेयर बन गई इधर, एक लेयर बन गई इधर, ऐसे ही एक लेयर यहाँ बन गई निगेटिव आयन की, एक लेयर यहाँ बन गई पॉजिटिव आयन की। अब आप देख रहे हो कि एमीटर से बेस की तरफ जाओगे तो आपको पॉजिटिव निगेटिव आयन की एक लेयर बनेगी। तो ये हमारा जंक्शन नंबर 1 है। और ये जंक्शन किसके किसके बीच में बन रहा है? बेस एमीटर के बीच में। तो हम इसको ऐसे नाम देते हैं, बेस एमीटर जंक्शन। इसको हम नाम देते हैं बेस एमीटर जंक्शन। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो बेस से कलेक्टर के बीच में एक जंक्शन देखोगे, तो ये हमारा जंक्शन नंबर 2 है, और इसको हम नाम देते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन, बेस collector junction. So now we have two type of junction, base emitter junction, base collector junction. ठीक है, यहाँ पर होल्स हैं कुछ संख्या में, कम ही होंगे, यहाँ पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी एक स्थिति बना दी कि ये हमारे पास एक नॉर्मल पीएन, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जिसमें बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बेस एमिटर जंक्शन बन गया और बेस कलेक्टर जंक्शन बन गया। अब ये जो जंक्शन होते हैं ये चार्ज कैरियर को रोकते हैं, इसीलिए भले ही एमीटर रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हों, लेकिन वो जंक्शन को क्रॉस करके बेस में नहीं जा सकते, और ना कलेक्टर में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रॉस करके बेस में आ सकते हैं। तो तीनों इलाकों में चार्जेस हैं, यहाँ बहुत एमीटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बेस में होल हैं संख्या में ज्यादा, और कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन संख्या में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जंक्शन को अपने आप पार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
अब हमें यहाँ पर करंट का फ्लो कराना है, तो करंट का फ्लो कराने के लिए आपको इन बैरियर के ऊपर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और पोटेंशियल लगाने की आपके पास कुछ खास शर्तें हैं। ऐसा नहीं कुछ भी पोटेंशियल लगा सकते हो, आपको कुछ खास शर्तें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो पहली शर्त तो ये है कि हमारे पास जो बेस एमीटर जंक्शन आपने बनाया है, इस बेस एमीटर जंक्शन को हमेशा हमें फॉरवर्ड बायस रखना है, इसकी बायसिंग हमेशा फॉरवर्ड बायस रखनी है। ऐसे यानी ये वाला जंक्शन, तो J1 क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। ऐसे ही बेस कलेक्टर जंक्शन जो आपके पास है, उसको हमेशा क्या करना है, उसको हमेशा हमें रिवर्स बायस करना है। बिल्कुल पक्की बात है ये। तो J2 जो होगा वो हमेशा J2 will always be in the reverse bias mode। तो ये दो चीजें तो हमें कभी भूलनी ही नहीं है कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस यानी J1 फॉरवर्ड बायस हो, और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस यानी J2 रिवर्स बायस हो। इतना जब आप कर ले जाओगे इनकी फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग, तो अब आपका ट्रांजिस्टर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हम इस ट्रांजिस्टर से क्या काम करना चाहते हैं, हम इसके थ्रू करंट का एक यूनिफॉर्म फ्लो कराना चाहते हैं। तो करंट का एक कंट्रोल तरीके से अगर आपको यहाँ पर फ्लो कराना है, देन आपको इस जंक्शंस को इसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां हम अपने जंक्शन के ऊपर इस तरह से बैटरी लगाने वाले हैं कि J1 को फॉरवर्ड बायस करेंगे, J2 को रिवर्स बायस करेंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायसिंग। तो व्हाट इज बायसिंग? बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन पर प्रॉपर तरीके से हम अपनी जोड़ दें अपनी बैटरी वगैरह को, इसी को हम बायसिंग कहते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। जैसे हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इधर हमारे पास एमीटर है, यहाँ हमारे पास बेस है, कलेक्टर है, ये है हमारा N P N। N को हमने किससे जोड़ दिया, N को जोड़ दिया हमने निगेटिव से, और जो P है इसको जोड़ दिया हमने पॉजिटिव से। तो ये हमारे पास बेस एमीटर जंक्शन पे लगने वाला वोल्टेज हो गया VBE। तो VBE होने की वजह से यहाँ पर जो जंक्शन है जो बेस एमीटर के पास था वो कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। उसके बाद फिर क्या किया आपने, यहाँ देखा N, ये N है, इसको रिवर्स जोड़ना है, इसका मतलब इसको हम जोड़ देंगे प्लस से, तो इसको आपने जोड़ दिया प्लस से, ठीक है। और यहाँ से जब सपोज हम यहाँ अलग तार निकालें और इसको हमने जोड़ दिया निगेटिव से, और हम देखते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बैटरी लगाते हैं। जैसे यहाँ एक बैटरी, दो ही प्लेटें लगाई हैं, यहाँ हमने 3 प्लेटें दिखा दी, तो एक लार्जर बैटरी यहाँ पर लगाई है, तो इसकी वैल्यू जो है वो लार्ज होती है। इसे कहते हैं बेस कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज बैरियर था, आपने उस बैरियर पर रिवर्स वोल्टेज लगा दिया। हमें मालूम है कि जब रिवर्स वोल्टेज लगाया जाता है तो जो बैरियर की विड्थ होती है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जो पोटेंशियल बैरियर लगा रहे हो, रिवर्स बायस कर रहे हो बेस कलेक्टर जंक्शन को, इसकी वजह से यहाँ पर जो विड्थ है पोटेंशियल बैरियर की वो बढ़ जाती है। जबकि जो फॉरवर्ड बायस है यहाँ की विड्थ कम ही रहती है और कोई इसमें इजाफा नहीं होने पाता है। तो ये लेसर विड्थ की जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन लेसर विड्थ का है और बेस कलेक्टर जंक्शन ग्रेटर विड्थ का है। अब इस जब तरीके को समझ लिया आपने, तब हम यहाँ पर इसके नाम के बारे में बात करते हैं कि भाई इसको नाम ट्रांजिस्टर क्यों दिया गया। तो जरा ध्यान से समझो, आप अपने इलेक्ट्रॉन को जो कि एमीटर में रह रहा है, इसको यात्रा कराना चाहते हो कि बेस से होते हुए ये कलेक्टर में आए और कलेक्टर के पॉजिटिव सिरे से एंटर करते हुए इस बैटरी के अंदर चला जाए। और जब बैटरी के अंदर जाएगा तो उसी समय यहाँ आप अगर तारों को जोड़ दो, चलो अब हमने यहाँ तारों को जोड़ दिया, तो जैसे ऐसा होगा वैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के इस के पॉजिटिव सिरे पे चला जाएगा, और फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ इसकी जगह ले लेगा। तो हम इस तरह की यात्रा कराना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन
एमीटर से चलना शुरू करेगा, बेस को पार करते हुए, कलेक्टर को पार करते हुए बैटरी के इस पॉजिटिव सिरे पे जाएगा और उसी समय बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इस सामने वाली बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जाएगा और फिर इस बैटरी के नेगेटिव सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर से वो यहाँ जाके अपनी जगह ले लेगा। तो हम एक इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सर्किट में एक यात्रा पूरी कराना चाहते हैं। अब इस यात्रा पूरी कराने के चक्कर में जरा देखो, जब ये एमीटर बेस एमीटर जंक्शन के पास पहुंचेगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो फॉरवर्ड बायस होने की वजह से उसको एक धक्का मिलेगा ताकि वो आराम से एमीटर से बेस की तरफ चला जाए। तो बेस एमीटर जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो उसको बहुत बहुत कम समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लगेगा बेस एमिटर जंक्शन पर रेजिस्टेंस तो ना के बराबर है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन बेस कलेक्टर जंक्शन को पार करने की कोशिश करेगा तो रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ बैरियर काफी चौड़ा है। बैरियर चौड़ा होने की वजह से जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वहां उसको रेजिस्टेंस काफी ज्यादा महसूस होगा। तो आप समझो, दो जंक्शन है, एक जंक्शन का रेजिस्टेंस कुछ पता ही नहीं चल रहा और दूसरे जंक्शन का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा दिख रहा है। तो यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि बेस एमिटर जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है वो भी बेस कलेक्टर जंक्शन पे ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो ना, जहां रेजिस्टेंस नहीं दिखा था और अगली जगह गए वहां रेजिस्टेंस दुगुना दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जो पीछे वाली जगह का रेजिस्टेंस था बेस एमिटर जंक्शन का, वो भी बेस कलेक्टर जंक्शन पर ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्जर्व होगा। ओके, ट्रांस इलेक्ट्रॉन को महसूस होगा कि उसको जो रेजिस्टेंस है वो बेस एमिटर जंक्शन से शिफ्ट होकर के बेस कलेक्टर जंक्शन पर पहुंच गया है। तो बस इसी ट्रांसफर और रेजिस्टेंस को जोड़ करके वर्ड बनाया गया है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस जंक्शन टू द कलेक्टर जंक्शन। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म जिसकी वजह से हम ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर कहने की ये कारण नहीं होता कि इसमें तीन डिवाइसेस हो, तीन हिस्से होते हैं, बेस होता है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है। ये इसके पीछे इसकी फिजिक्स यहाँ पर निकल के आती है। चलिए, अब एक जो करंट का मैकेनिज्म है उसको समझना बहुत जरूरी है कि करंट किस तरह से इस ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो करते हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आखिर करंट का फ्लो हो कैसे रहा है, क्यों इसके अंदर एक एमीटर करंट प्रोड्यूस होती है, क्यों इसके अंदर एक बेस करंट प्रोड्यूस होती है, क्यों यहाँ पर कलेक्टर करंट होती है, और तीनों करंट